आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन या बुध का दिन या जुमेरात का दिन, कोई भी दिन हो, हम आपके साथ होते हैं, यानी पीर से लेकर जुमा। और जो भी दिन आपके साथ होता है वो बड़ा हसीन होता है, क्योंकि जब आपसे मुलाकात होती है और एक रिश्ता जब बन जाता है ज़िंदगी में, तो हम ज़िंदगी में ये कहते हैं कि आपसे मिलना बड़ा ज़रूरी है। और जब आपसे मिलते हैं तो ये बात हर एंकर यही कहता है, और वाकई में बहुत सही बात है। हर चैनल पर जो भी मॉर्निंग शोज़ करते हैं या कोई भी शोज़ करते हैं, जब वो अपने प्यारों से मिलते हैं, यानी आपसे मिलते हैं हम कैमरे की आंख से, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं कि हमने इस पर बात करनी है, इस पर बात करनी है, इन चीज़ों को हमने केटर करना है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सैफ कादरी, जो कि सोशल वर्कर हैं और जर्नलिस्ट हैं, साथ साथ कुरंगी की तजावुज़ात पर जो मसले चल रहे हैं, कुरंगी की एजुकेशन या उनके लोगों के मसाइल पर आज हम बात करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैफ कादरी साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए प्रोग्राम में। और वाकई में कि हम जो है वो ज़िंदगी में ये कहते हैं कि चीज़ों को हम कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे सियासतदान और जो हमारे जो इलाके के जो बड़े हैं वो हमारे साथ, अगर जो वहाँ की जो पब्लिक है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, अगर वो मिल के अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी इंसान की अपने हाथ में होती है। सही है। अगर आपका घर गंदा है तो आप खुद साफ करोगे, कोई और साफ नहीं करेगा। ऐसा ही है। तो पहले आप अपना मुसाफा करें, पहले अपने लिए करें, उसके लिए फिर आप बाहर वालों की सोचें। तो मेरी तमाम जो मतलब कराची के लोग हैं और जो कराची के जो मुतासरीन हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप अपना काम खुद करने की कोशिश करें। मतलब इवेंट के हम मतलब किसी सियासतदान के ऊपर या किसी के ऊपर वो नहीं करें। जो उनके हिस्से का काम है वो मतलब करेंगे, लेकिन आपके जो हिस्से का काम है वो आप भी बढ़ चढ़ के करें, तो हम बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं माशरे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तजावुज़ात की अगर हम बात करें तो तजावुज़ात बनने ही क्यों देते कि बाद में तोड़ी जाए? जी बिल्कुल, तजावज़ एक कराची का सबसे बड़ा मसला है। और मैं बात करूँगा कुरंगी की, क्योंकि मेरा ताल्लुक कुरंगी से, मैं कुरंगी को ज़्यादा फोकस करूँगा। तजावुज़ात ये है जब उसको लगाई जाती तो क्यों लगाई जाती है? जाहिर सी बात है वो पैसे दे के लगाई जाती है ना। अगर यही काम पहले ही कर लें, ये काम पहले ही कर लें, तो मतलब इसकी मतलब नौबत नहीं आएगी हटाने की। लेकिन जब पैसे लेके लगा दी जाती है, उसके बाद जब लोगों को तकलीफ होती है, जब लोग शोर शराबा करते हैं, उसके बाद फिर उसको हटाया जाता है। यानी कि जब उनका रोजगार शुरू हो जाता है उसके बाद उसको हटाया जाता है। तो ये तो मतलब गलत बात है ना। ये तो एक चीज़ गलत मतलब सिम की तरफ जा रही है कि आपने तजावीज़ात पहले लगवा दी, कि मतलब आप ये सोचें कि जब तक मतलब इंक्रूजमेंट का जो एक अमला है वो अगर नहीं चाहेगा तो कैसे लगा सकता कोई मतलब नहीं लगा सकता ना। तो वो लगाने के बाद फिर उसको हटाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत गलत है। और कुरंगी के अंदर तजावुज़ात की भंबार लगी है, इतनी ज़्यादा है। अभी वहाँ पे अपना डीसी साहब ने इस पर स्टेप उठाया, वहाँ पे पठान के होटल और काफ़ी दुकानों को सील किया। ये काम पहले कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सर भाई आपसे भी कहूँगा, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि वो भी मजदूरों के लिए बात करते हैं। अच्छा, इखलाक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं, तो अगर मैं ज़्यादा लंबा तारुफ कराता हूँ उस दिन भी रमीज भाई मुझे कहते हैं कि इखलाक भाई का सिर्फ नाम चलता है और वो लोग सब कुछ रिकॉल करते हैं। तो ये मोहब्बत है लोगों की आपसे। और सर भाई मैं आपको ये बताऊंगा, साथ इखलाक भाई भी बैठे हुए, प्रॉब्लम ये है कि रोजगार का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पर ना पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने इखलाक साहब से या आपसे, आप रूहे रवा वाक़े, मैंने कहा मुझे ये छोटी सी दुकान दे दें, मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा। आपका कारोबार बढ़ा है तो आपको स्पेस बढ़ानी है, आपको रोड कवर नहीं करना। हमारे यहाँ पर रोडों के ऊपर मौजूद है, लोगों के लिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो ये चीजें तो देखिए हुकूमत अगर कुछ कर रही है और सही सिमत में जा रही है तो हम उसको गलत नहीं कह सकते ना। हमारे अपने लोगों के अंदर भी प्रॉब्लम्स है कि हम सुने। इखलाक साहब क्या कहेंगे इस बारे में कि जो आजकल तजावुज़ात की जैसे चीजों को तोड़ा जा रहा है, चीजों को खराब किया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेट्रो का और आपका शुक्रिया अदा करूँगा रुझान भाई। अब आप ये अंदाज़ा लगा दें, यानी इंक्रोचमेंट और ये सारी चीज़ तो पीछे रह जाती हैं सारी, जो नहीं है। अब मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ, अब मुझे बताएं कि एयरपोर्ट से हमारा रास्ता बंद कर दिए पूरा ना। बिल्कुल, दोनों रास्ते बंद कर अच्छा, दिए। यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिए। मैंने कहा चलो गुलशन जौहर से मैं होके जाता हूँ। गुलशन जौहर का जो अंडर पासेस है 2 साल हो गए उसे ना, पूरा रोड टूटे हुए हैं। ऐसे ही है। और बड़ी मुश्किल से मैं जो है यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये बैरिया यूनिवर्सिटी पूरा जैम था, यानी गुलशन जौहर मोड़ से कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ कितने में, 2 घंटे में। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे जो लोग मुलाजम लोग हैं या जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ क्या होगा वहाँ पे। दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं ये जो ना स्टडी कर रहा था कुछ चीज़ें ना काफ़ी, क्योंकि मैं खुद नहीं के दायरे जर्नलिस्ट हूँ मैं, तो उसमें चीज़ें मैं देख रहा था कि कराची
कि मेरे बार बार एक जहन में ख्याल आता था कि कराची जो है ना 7 ज़िलों पे हमारा है ये ना, तो कोई एक ज़िला ख़राब हो जाता, दो ज़िले ख़राब हो जाते, कोई 3 ज़िले तो सही होते हैं ना। तो ये तो नहीं पूरे तमाम सातों के सातों ज़िले, और उसमें कैंटोनमेंट रोड भी आ जाता है उसमें, और वो सारे पूरे कराची को जनाब उनके रोड जनाब तबाह कर दिए, उनके रोड डैमेज कर दिए, जहाँ चलने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं फिर वो काफ़ी जो ना वो पिछले जो ना मेरे सामने आया अपना यूनुस डागा साहब का एक इंटरव्यूज़, जो आपके फिनांस सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो वो एक उनके तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन एक इंटरव्यू उसने मुझे बड़ा नहीं कि वो वहाँ के जहाँ रोक दिया मुझे, कि जब उन्होंने बताया कि कोई किसी ज़माने में कराची जो है वो तमाम फ़्लाइटें जिस तरह दुबई में नहीं कॉन्टेक्ट जाती हैं और वहाँ से फिर आगे जाना कराची, हाँ, उसके बाद जो तमाम बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जो मीटिंग्स हैं कराची में होती थी। तो अब ये मैं आपको सवाल निशान छोड़ देता हूँ कि अब उसके पीछे कौन लोग होंगे। सर आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है। देखें, ये जो कराची की जो तजावीज़ात है ना, अब ये देखें, अब आप लाहौर देख लें, लाहौर को अगर कंपेयर करेंगे ना इससे, तो लाहौर बहुत आगे निकल गया इससे, कराची से बहुत ज़्यादा निकल गया। क्या मतलब, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पाकिस्तान का हिस्सा है ना वो भी, लाहौर भी। लेकिन लाहौर में इतनी तरक्की क्यों हो रही है इस हिसाब से, तजावीज़ के हिसाब से देखो तो लाहौर बहुत आगे निकल गया। उन्होंने अपने इलाके के गैर कानूनी तजावीज़ात ख़त्म करे हैं, गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करी है। अब आप देखें, लाहौर को कराची से कंपेयर करेंगे, जबकि कराची पूरे पाकिस्तान को मतलब एक मतलब मिसाल दी जाती है, हम लोग बचपन से सुने कि कराची जो है पाकिस्तान को पालता है। कराची माई बाप कहलाता है ना, कराची एक मतलब पूरे पाकिस्तान का दिल है। लेकिन अगर इस हवाले से देखेंगे, तजावीज़ात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तरक्की याफ्ता के हवाले से, रोड देख लें आप, जब पानी की लाइन डालनी होती है तो पहले डाल लो भाई, मतलब रोड बनाने के बाद फिर खोद के मतलब लेने डालते हैं। सर भाई ये, और मैं इखलाक साहब आपसे भी कहूंगा, तो मैंने बहुत प्रोग्राम में कहा, बात तो पूरी कॉल ही करूंगा। लाहौर के अंदर यह है कि अगर आपका एमपीए एमएनए आपका जो इलाके का टाउन नाजिम होता है, अगर वो बन जाता है मामू भती चाचा या जो भी, ठीक है ना, अगर उसके इलाके में वो उसके मामू चाचा जो भी फुप्पो खाला जो भी खुदाई करेंगे, तो वो रोड बनने के बाद उस रोड को बनवाएंगे पूरा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर मेरी बातचीत इखलाक साहब से है तो मैं उस पर चौड़ा हो जाऊंगा, मेरे सैफ भाई के साथ बातचीत है तो जी ये सोशल वर्कर्स हैं तो मेरी मदद करेंगे। हमारे यहाँ पर ये गलती बहुत है। हमारे यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक ई चालान की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा एक चीज है कि कैमरा किसी की नहीं सुनता, वरना बेचारे, आप इखलाक साहब आपने भी देखा होगा, बेचारे गाड़ी को रोकते फिर फोन करवा देते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। असल में देखें, ये जो अभी जो ई चालान लगाया है, अच्छा अमल है ये, कोई ये मतलब बुरा अमल नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है ये, मतलब कराची में, खासतौर पर कराची में बहुत लेट आया ये, पूरी दुनिया में चल रहा है और अच्छा अमल है ये ई चालान। मसला ये यहाँ का डिसिप्लिन इतना ख़राब हो चुका है, गाड़ियाँ इनके नाम पे नहीं है, सही है ना। अभी इतने गाड़ियों के चलान वो है जो उनके नाम मतलब नाम पे नहीं, मालिका उनके पास चले गए, वो कह रहे हैं हम तो गाड़ी बेच चुके हैं, ये तो गाड़ी में बेचे में कितना टाइम हो गया, अब उनके पास चलान जा रहे हैं। जब तक ये डिसिप्लिन सही नहीं होगा तो ई चालान कराची में कामयाब नहीं होगा। हमारे यहाँ पे मसला ये है, मैं इखलाक साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएगा कि अभी एक केस आप लोगों ने भी कल का पढ़ा होगा कि एक वारदात करते हुए मोटरसाइकिल जो है वो सामने आई है, जिसके बंदे के नाम सामने आ रहे हैं, और उसने कहा मैंने 5 साल पहले इस गाड़ी को बेच दिया था। अब ये खरीदने वाले की नाअहली है कि उसने अपने नाम पर नहीं कराई, तो जब तक ये नाम पे नहीं करवाएगा तो मतलब बेचने वाला कैसे पाबंद होगा कि आप नाम पे कराएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम जो है उल्टी सीधी बहस में पड़ जाते हैं। देखिए, हमारा जो कराची का जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर जो है ना आपका, देखिए वो कौन चलाता है यहाँ पे? आपके देखें पुलिस के जो SHOs होते हैं इलाके के, ठीक है ना, और इलाके की सफाई और इंक्रोचमेंट के बाकायदा इंक्रोचमेंट का इदारा हर TMC के अंदर जो ना मौजूद है, ठीक है, जिन्हें हम करोड़ों रुपए तनख्वाहें देते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जब SHO आपका सही काम नहीं कर रहा है, आपका इंक्रोचमेंट का आपका इदारा सही काम नहीं कर रहा है, आपके ऊपर जो बैठे हुए लोग जब वो सीट पे आते हैं तो पैसे दे के सीट पे आता है, और करोड़ों रुपए में बात होती है। जब डिप्टी कमिश्नर आता है तो वो भी पैसे दे के आता है। इस निज़ाम को हमने पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हम सोच सकते हैं। इंक्रोचमेंट आप किसी तरह होती रहेंगी, हम बातें करते रहें, आप बातें करते रहें, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे ना। आपके देखें, सबसे पहले तो कोई हिसाब किताब लेने वाला हो कि जो हमारा कराची का 350 अरब जो ना जो है सालाना, वो पैसा कहाँ पे गया। उसके बाद आपका देखें पंजाब, और जब कंपेयर करते हैं कराची को,
तो वहाँ भी आपका कचरा उठाने वाली प्राइवेट कंपनीज है, यहाँ भी प्राइवेट कंपनीज है। लेकिन ये कि फ़र्क कितना है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ गाड़ियाँ उनके पास नहीं है, यहाँ कचरा नहीं उठाया जा रहा है, या कचरा कहीं भी नहीं उठाया जा रहा और कंपनी पैसा ले रही है, उनके अकाउंट्स में पैसा जा रहा है। तो मसला ये कौन एहतसाब करेगा इस चीज़ का, मुझे बताएं। आपने 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला को और सूबाई हुकूमतों को कर दिया मजबूत, वफाक आपसे पूछ ही सकता। अब 27वीं तरमीम जो आई है उसमें भी क्या हुआ कि जो लोग यहाँ के ख़ास तौर पर सिंध के मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जनाब जोर लगा दिया कि 27 तरमीम में ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए तो देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वो इत्तेहादी जमात है, वो अगर उन्हें को बात करते हैं तो उनकी हुकूमत जाती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के इकट्ठी हो जाती हैं, आज मैं कहता हूँ कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर होते ना आज वज़ीर-ए-आज़म, तो और ये कराची का हाल वो ज़ाहिर देखते और सुनते, खुदा की कसम कोलिशंस जो है ना वो पूरा कुर्बान कर देते कोलिशन पार्टनर्स को और कराची के हालात को सही करते। लेकिन ये कि हमें कोई ऐसा मसीहा जो है ना नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, सिंध का हमारे पास कोई ऐसा एहतसाब का हमारा यहाँ निज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। अच्छा देखें नहीं, DHOs के घरों में से जो है ना करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं। अच्छा आज मुझे बताएं कि KMC का जो एक डायरेक्टर था बागात का, उसका कितना पैसा निकला था, वो केस कहाँ गया आपका? अच्छा और मैं आपको 10 केस गिनवा दूंगा कि इस किस्म के जो नैब ने पकड़े वो हमें बताएं ना कि वो लोग कहाँ पे वो आज़ाद घूम रहे, वो दुबई के अंदर। अच्छा सबसे बड़ा देखिए इस टाइम पाकिस्तान का जो हब है ना, वो यानी कि पाकिस्तान कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा जो हब है दौलतमंदों का, सियासतदानों का जो बन चुका है वो है दुबई। आप दुबई में आप देखें कि आपके वज़रा जो कराची के जो वज़रा है दुबई से अपॉइंटमेंट होते हैं यहाँ पे। सही। आप बात को नहीं समझ रहे, जो काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है कराची के साथ हो रहा है, ऐसा ही कराची को जानबूझ के जो है तबाह किया गया है। और अगर इसमें कोई किसी ने अगर अल्लाह ताला माफ़ करे अगर कोई इसके मर्द मुजाहिद नहीं आता है तो कराची इसी तरह तबाह होता रहेगा, इसी तरह आप टूटे हुए रोडों पर सफ़र करते रहेंगे, इसी तरह ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेंगे। आपको पता है स्ट्रीट क्राइम आपका कितना है इस टाइम, रेशो कितना बढ़ गया है यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा मैं एक सवाल आपके लिए आता है लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात कर लूँ। अच्छा कुरंगी की अगर तालीम के निज़ाम के हवाले से बात की जाए, सेटिस्फाइड है? बिल्कुल नहीं। तालीम कुरंगी की तालीम तो ऐसी है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वो कामयाब है, और अगर गवर्नमेंट का स्कूल है तो बिल्कुल थर्ड क्लास है वो, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल के बजट इनका इतना सारा है कि अगर आपको मैं बजट बताना बैठूं तो पूरा दिन गुजर जाएगा, आपको हिसाब देते रहते। ठीक है। लेकिन मसला ये कि इस टाइम जो वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल का जो हिसाब किताब है ना वो इतना हाई लेवल पे चले गया, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का तबका इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मिडिल क्लास वालों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इस टाइम। और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। मेरे बिल्कुल घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है, उसको तामीरात करवाया और तामीरात करा के उसको ऑन नहीं करा और रोक दिया। कई सालों से मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर वो ऑन हो जाए, उसकी क्लासें ऑन हो जाए तो जो बच्चे बेचारे जो पढ़ रहे प्राइवेट में वो वहाँ से निकल के उसमें आ जाएंगे। तो ये तो मतलब गरीब बच्चों का फायदा होगा। लेकिन कुरंगी को तो सियासी लोगों ने तबाह कर दिया है। वहाँ पे 3-4 सियासी लोगों ने मिलकर कुरंगी को खा रहे हैं सारे मिलके, कोई तरक्की याफ्ते काम नहीं हो रहा है। जो पुल वहाँ पे कुरंगी 5 नंबर पे ब्रिज बन रहा था वो कई महीनों से रुका हुआ है, रोड बंद पड़े हुए वहाँ पे, इतना परेशानी का मतलब आलम है वहाँ पे। लेकिन MP MNA जो है वहाँ पे रहते नहीं, उनकी रिहायशी नहीं है। वो कोई डिफेंस में रहता है तो गुलशन में रहता है, कोई नाजाबाद में रहता है। अगर कुरंगी में वो रहे ना और वहाँ की मुश्किलात अगर वो सहें तो उनको पता चलेगा कि कुरंगी के लोगों को कितनी मतलब परेशानियाँ हैं। एक ब्रिज का काम हो, उसको काम को निपटा दो, खड्डा खोदा हुआ तो कई महीनों तक खोदा हुआ है, पड़ा हुआ है वहाँ पे। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में, सुबह बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, वहाँ के आने जाने में परेशानी। मतलब एजुकेशन और वहाँ की जो रोड जो इन लोग जो पुल वगैरह बना रहे हैं, तरक्याफ्ती काम कर रहे हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद किया हुआ है। मसला यही है जैसे कि अब इतने अरसे बाद कल जो है वो एम्प्रेस मार्केट की जो घड़ी है उससे काम करना शुरू कर दिया। कल कितने सालों के बाद उस घंटी में से आवाज भी आई। तो चीजें बेहतर से बेहतरीन हो सकती हैं। एम्प्रेस मार्केट को बने हुए एक अरसा हो चुका है, उसके इर्द गिर्द जो तजावुजात उसको गिराया तो उसके बाद पता चला ये तो पार्क था, इतनी खूबसूरत जगह थी। तो यही चीज होती है। अच्छा इखलाक साहब आपके लिए ये सवाल आया है कि एक गरीब आदमी अगर किसी ऑपरेशन के लिए 1 या 1.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगवाता है, कहीं से भी किसी से भी लेता है, तो सबसे पहले FBR और वो तमाम उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपका ऑपरेशन नहीं होता उसके बाद के लवाजमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर 1-1.5 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेकर आते हैं, लोगों को पकड़ते हैं,
तो फिर मुझे ये बताएं कि बड़े सियासतदान या कोई एमपी एमएनए कोई भी होगा ABCDF जिनके पैसे अपने ही बिजनेस के अगर इतने पैसे गिरते हैं तो वो क्यों नहीं पकड़े जाते? बात तो वहीं आ जाती है ना सारी। हमारा निज़ाम जो है वो शराफिया ने काबू किया हुआ है। ठीक है। अब मैं और उससे यहाँ देखें, कल जो है ना, जो वहाँ पे तरमीम आई आ रही है, आ चुकी है, उसमें कहा गया है कि सदर को जो है ना वो कोई भी गुनाह करे माफ़ है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब वो ना मुझे बताएं कि हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु डबल चादर ले ली थी, तो उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी जवाब देना पड़ा। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे सियासतदान क्या आसमान से उतर आए हैं, क्या माँ के पेट से पैदा नहीं हुए? वज़ीर आज़म साहब ने इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ उठाया था। नहीं, वज़ीर आज़म का भी सुन लें आप। वो बेशक मेरा वज़ीर आज़म है, वो इसलिए उठा दिया उन्होंने कि अगर वज़ीर आज़म को ये माफ़ कर देते तो इमरान खान बाहर आ जाता है। अब बात को लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लोग ब्यूरोक्रेसी की महारात को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे बताएं कि मैं कल एक और में पढ़ा था कि सबसे बड़ा गर्क जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो आपका गवर्नर जनरल जो आया, कौन था वो? बैरोक्रेट को बनाया था ना। वो बैरोक्रेट था जो अयाश तरीन आदमी था, वो बैरोक्रेट था जो बीमार था और वो कितने साल इक़्तिदार से चिपका रहा। या ये अपनी आवाम को, अपने बच्चों को बताएंगे कि उसने बुनियाद रखी बर्बादी की पाकिस्तान की, जो है ना, और वो बर्बादी जब शुरू हुई तो जो है ना आज तक पाकिस्तान उस बर्बादी को भुगत रहा है, जो है ना उसे। उसके बाद क्या हुआ, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बहन जो ना इलेक्शन लड़ती हैं, बिल्कुल वाहिद ढाका और कराची था जिसने फातिमा जिन्ना को कामयाब कराया। तो यार ये तारीख का हिस्सा है सारी, जो ना ये सारी चीज़ें कि जो हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को पढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे कराची की मैंने आपको बता दिया कि कराची को तबाह क्यों किया जा रहा है। कराची को तबाह जानबूझ के किया जा रहा है, इसमें कोई साइंसी जो ना को बात नहीं है इसमें। और जब तक ये तबाह होता रहेगा कराची, जब तक कोई यहाँ का कोई मर्द मुजाहिद नहीं आएगा यहाँ पे ना, कि कराची इसी तरह, मुझे बताएं कराची आप किस तरह बनाएंगे? आपका पूरा कराची तबाह है, कितना रकबा है इसके कराची का? कराची कितना बड़ा शहर है, मुझे बताएं। ऐसे ही है। आप किस तरह उसे डेवलप, आप उसकी सेवरेज का निज़ाम कैसे? हर साल आपको पता है वाटर बोर्ड हर साल सेवरेज के पाइप डालता है, हर साल। ऐसे ही है। लेकिन वो क्या है, फाइलों के अंदर है, वो कोई है उनसे पूछने वाला है? पानी के पूरे पाकिस्तान में पानी के टैंकर कहीं नहीं चलते। आज आपका पानी जो है ना मेमन गोड के फार्म हाउसों के अंदर और मुख्तलिफ फार्म हाउसों को पानी दिया जा रहा है, फैक्ट्रियों को पानी दिया जा रहा है। लेकिन आपका पानी, इतना पानी है कराची में कि आप तमाम घरों में भी दे देंगे ना पानी, आपका बच जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी फैक्ट्रियों के अंदर पानी जा रहा है, आपके फार्म हाउसेस के अंदर पानी जा रहा है, और ये सारा पानी चोरी हो रहा है आपका। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकें। आज सुबह जब आप निकलते हैं तो आप कहते हैं ई चलान। मुझे बताएं डंपर के कितने चलान हुए हैं अभी तक? DIG से पूछता हूँ मैं प्रोग्राम के। और वो जो वहाँ जो टिक करता है वो इंसान बैठा हुआ है ना वहाँ पे, कंप्यूटर्स पे कौन लोग बैठे हुए हैं जी, जिशान साहब? ऐसे ही है। अब वो आपको पता है कि पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने वाकया सुनाया, कहते मेरे 6 चलान हुए थे, हमने वहाँ ख़त्म करा दिए। कंप्यूटर्स के ऊपर ये ऑटोमेटिक तौर पर तो चलान नहीं हो रहे हैं ना ये। अगर ऐसा होता है तो डंपर्स के भी चलान होते, पानी के टैंकर्स के चलान होते, और ये मजदाई जो हमारी घूम रही हैं कराची के अंदर, इनकी ये आपको पता है इनके तमाम जो ना ये पैसे इन्होंने अदा नहीं किए, ये वो येलो कैप स्कीम की गाड़ियाँ सारी है। इसके जो ड्राइवर्स हैं, आज तक चेक किया आपने कौन ड्राइवर्स है इसके, कंडक्टर्स कौन है, और जितने डंपर्स हैं, जितनी भाई DIG साहब को तो ये चाहिए ना कि शारा फैसले को कम से कम हमारा मेन रोड है वहाँ पाबंद कर दें कि जो ट्रैफिक इतनी हैवी ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, कि कम से कम स्टॉप पे तो गाड़ियाँ खड़ी करा दें। जहाँ चाहते हैं बीच रोड में नाली, नहीं कि ये रक्शे नाली आप देख लें, आप वैगने देख लें। आप कौन कौन सी, मैंने मुझे बताया मुसीबत की बात करें, कौन कौन सी परेशानी की आप बात करें, उनको तो चलान नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। और सैफ साहब आपके लिए मैसेज आया है कि सैफ भाई जब टीचर अलर्ट नहीं होते और बायोमेट्रिक सिस्टम है और फिर भी गवर्नमेंट टीचर ऑन ड्यूटी नहीं होता तो क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? इनके ऊपर बायोमेट्रिक तो आम कर दिया अब तो टीचर्स के लिए। अब तो ये तो स्कूलों में और अब तो थानों में भी लग गया, पहले थानों में नहीं, मतलब नहीं थे। आपको मस्ट थंब या फेस एक्सप्रेस को देना है। लेकिन मसला ये, इसको चेक और बैलेंस करेगा कौन? जब तक इनके DO के अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इसको चेक और बैलेंस नहीं करेंगे, ये मामला सही नहीं होगा। क्योंकि बायोमेट्रिक अभी जो हमारे घर के पास ही काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, टीचर नहीं होते उसमें।
प्रिंसिपल बैठी होती है, वहाँ थी, अपना गपशप मारी चले गए। आप हाल तो देखें क्या हो रहा है वहाँ का। तो इस उनको मशीन से, dismiss छोटी क्यों सी नहीं किया मशीन से जाता, कुछ ये नहीं होगा पूछा जब तक ये टीचर लोग खुद सही नहीं होंगे। ये मशीन डिसमिस क्यों नहीं किया जाता, ये पूछा जा रहा है। तो इनके जो बड़े बैठे हैं, ये तो सारा उनका हाल है ना। ये जाहिर बात सब फिर- एक है, नहीं, सब बात एक है। बात वहीं पे आ जाएगी। बात भी आ जाएगी। नहीं, और एक कॉल भी आई है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कुरंगी के अंदर जहां पथारे लगे हुए हैं, और अगर जो आप उनको फर्ज करें, आप मुझे रोकने के लिए आए, मैंने पथारा लगा हुआ है, तो मैं इखलाक साहब को और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको बुलाकर आपको मार पड़वाऊंगा। मार पड़वाऊंगा। तो ये मुझे कल बताइए हुआ है कि ना, इतने- कल आपको नहीं वाकई क्या पता? ये चीज खत्म होना चाहिए। उसी नहीं, वाक़े कल पे कुरंगी में जो वाकया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पुलिस मोबाइलें छोड़ के चली गई। जब पुलिस ऐसे का ही। आपका ये हाल होगा तो आप क्या क्या तो नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए इखलाक साहब, उसके अंदर जो फिर बाद में लोगों ने वजाहतें दी कि पुलिस वाले जो थे वो फजूल में तंग कर रहे थे एक अरसे से, ठीक है, हमने अपने स्टेबल ऑन करके पीछे कर लिया था, ठीक है, अब वहां पर भी हम किसको, क्योंकि मैंने तो आई विक्टिम नहीं देखिए। वहां का। अच्छा, एक और आपकी मैं मालूमात में इजाफा कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्रोचमेंट पुलिस बनी है ना, बिल्कुल। उसका काम है कि पथारों वालों को, इंसारों को हटाया ही है, ठीक है ना। उसका क्या काम है पता है आप? जी जी, वो सिर्फ जाती है बिल्डर्स के पास, ठीक है। जहाँ नए प्रोजेक्ट खड़े हो रहे हैं, जहाँ प्लाटिंग हो रही है, उनसे पैसे लेती है, मंथली वो ले रहे हैं। ठीक है इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ सवाल किया होगा पैसों का, जी, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो ये अपना इंक्रोचमेंट की पुलिस लेके पहुँच गए वहाँ पे। ठीक है। तो ये मामला है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात यही करना। अब इनसे पूछें, कुरंगी से रहने वाले, इनके चेयरमैन है, नाम इन्हें पता है, नईम शेख। ठीक है ना जी। उसने अभी मुझे बताया फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें बनाई कितने की बेची है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह बता दें कितने की बेची है? बेची 10-12 लाख की दुकानें बिकी हैं और लोगों ने खरीदी है। खरीदी। अच्छा देखिए, आवाम भी तो फिर गलत है ना यहाँ पर। देखिए, आपको एक चीज पता है कि मैंने नाले के ऊपर घर बनाकर दिया और इतना महंगा बेच दिया, भाई वो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी? नीचे तो गंदा नाला है। एक नाले पे घर नहीं बनना चाहिए कोई शॉप, और एक स्कूल या कॉलेज, उसके आगे कोई भी कारोबार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितने मतलब स्कूल हैं बड़े बड़े, उनके आगे नर्सरियां बनी हुई हैं, बिल्कुल यही है। वो दी हुई, रेंट पे दी हुई हैं, और दुकानें बना के दी हुई, पथारे लगाए हुए हर स्कूल और कॉलेज के आगे, जहाँ पे टोटल गलत एक्टिविटीज के लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और फिर वो परेशानी का बाइस बनते हैं। और वो कहते हैं कि सारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा करके पथारे लगे हुए हैं। तो ये तो मतलब नहीं लोग- ग्रीन तो खत्म ही कर दी। ग्रीन बेल्ट के आप मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ आ जाए, आप गुलशन जमाल वाली ग्रीन बेल्ट है, कितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है? ऐसे ही है। वो है ना, होटलों के पास है ना वो। ऐसे उसके ही। बाद आप आ जाए राजदी कोर्ट में। राजदी कोर्ट बनी 2 नंबर तरीके से, सही है। ज़मीन किसी की है, हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन नहीं, वहाँ आप जाके देख लें कितना है। फुटपाथ के बीच में लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। ठीक है। अच्छा, कुरंगी 2.5 नंबर के लिए एक मैसेज आया। कुरंगी 2.5 नंबर पे कुछ बिल्डर हजरात ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि वक्फ ज़मीन है, और कुछ जगह पर ब्लड बैंक्स भी बने हुए हैं, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन वो तमाम जो जगह है वो वक्फ की गई है शेल्टर हाउस के लिए, यानी जो मुसाफिर हैं उनके लिए। और जब हम बात करते हैं तो किसी का नाक फोड़ दिया जाता है, तो किसी का सर फोड़ दिया जाता जी है। Is this true? बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जो कि अपना फलाई काम के लिए दी गई है, लेकिन फलाई काम वहाँ पे नहीं हो रहे। वहाँ पे बिल्डर को क्यों नहीं बिल्डर पकड़ते? देखिए, बिल्डर इज पावरफुल। बिल्डर की क्या बात कर रहे हैं? बिल्डर वहाँ के चेयरमैन जो है, MP MN, तो उनसे दूर कोई बिल्डर भाई उनमें नहीं, से देखिए, एक बात मैंने देखी है, मैंने जितने भी बिल्डर हजरात देखे हैं, मैं ये नहीं कि वो मेरा सपोर्टर नहीं है, कोई इस वक्त मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, तो मुझे एक चीज है कि अगर इनसे बात की जाए ना तो ये भी सुनते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर पीछे से फर्ज करें, मैं आपके लिए बात करता हूँ सैफ भाई, कि आप यहाँ पर बैठ के बात करें या इखलाक साहब बैठ के बात करें, अगर आप लोग अभी क्या देखिए, एक बात होती है ना, सच बोलने के लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए। ऐसी बात है ना, अगर यहाँ पे बैठकर झूठ बोलना, नहीं मैंने तो कल ही जाकर देखा था, कोई पथारे नहीं लगे हुए, क्या चला जाएगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मकसद ये कि अगला बंदा भी तो सीधा हो ना। सीधा देखिए, अभी मैं एक आप बता रहा हूँ आपको, मैं एक मैगम वाल हमारे ना मेन रोड पे, टैंक चौक वाला जो रोड है ना, जी जी, उसके बिल्कुल यानी कि चंद कदम के ऊपर दीवार है रनवे की हमारी ना, और वहीं से हमारे जहाज सारे ना उतरते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैगम वाल एक प्रोजेक्ट बना है, रेड जोन है, 11-12 मंजिला शॉपिंग सेंटर। हालांकि वो तो अलाउड ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जाके देख सकते हैं, बन रहा है वो। वहाँ से मुझे बताया कि वो एयरपोर्ट का जो सिग्नल है ना, वहाँ से उन्हें दहशतगर्दी नजर आ रही है कि पब्लिक को रोक रहे हैं, और टूटा हुआ रोड है पूरा, कल गाड़ियाँ गिरी हैं वहाँ पे। वहाँ से टर्न करके 1 घंटे में पहुँच रहा है आदमी ना लेने के एयरपोर्ट के सिग्नल पे। वहाँ पुलिस वाले तंग करते हैं और वो चेक करते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे जाती है। अच्छा, अब वो जो प्रोजेक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा किसी को भी कि दहशतगर्दी कितने अच्छे तरीके से वहाँ से हो सकती है। वो ऊपर जो बैठ के जो ना कोई भी
टारगेट कर सकता है, आपके जहाज़ों को तबाह कर सकता है, आपके एयरपोर्ट को उड़ा सकता है वो। लेकिन वो किसने परमिशन दी? एयरपोर्ट मॉडल कॉलोनी के इलाके में 1+1 की परमिशन है, वो ज़्यादा 2 हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन मैं आप बताता हूँ कि वहाँ दो प्रोजेक्ट बन चुके हैं और कंटिन्यू वहाँ पे जो है ना जो मकानात थे ना, जो मकानात को तोड़ के 3 मंजिला 4 मंजिले 5 मंजिल बनाए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो एहलकार हैं वो खुलेआम पैसे लेते हैं वहाँ से, उनके बंदे मुकर्रर हैं वहाँ से, वो उनके जो एजेंट हैं वहाँ पे, वो वहाँ लेन देन कराते हैं। 2 लाख 3 लाख एक दुकान ले। आप देखें जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों के जो चाहता है मकान के अंदर अगले 2 दुकानें बना लेता है। जब वो 2 दुकानें बनाएगा, आपका रोड डिस्टर्ब होगा ना, मोटरसाइकिल वाला होगा, आपका रोड छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इन चीजों के ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इसी बात में अखलाक साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ब्रेक बहुत जरूरी है। और जी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी शान सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ ब्रेक के बाद रिफ्रेशमेंट जरूरी होती है और रिफ्रेश करती है हमें कराची की सकाफत, जिसको हम चाय कहते हैं। और अच्छा कराची में बड़ा डिफरेंट नाम है ना, चाय, कुछ चाय, कुछ अच्छा कट चाय, तो पता नहीं आजकल तो बम चाय भी एक मैंने उस दिन सुनी है, वो रॉकेट चाय बल्कि ये आपके गुलिस्तान जमाल की तरफ है, वो तो पुराने, लेकिन रॉकेट चाय नहीं है हमारी। आप देखें कि तहजीब को कितना गंदा कर दिया है, गंदा। आप देखें ना चरसी टिक्का, हाँ जी, यानी कि जो हेल्थ वर्क डिपार्टमेंट बना है हमारा, वो बजाय ये कि उससे चरसी टिक्के वाले को पकड़ेंगे, भी तूने नाम क्यों रखा है ये? अच्छा, वो उसका भी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक बंदा गुस्से में था, उसने चर्च पी हुई थी और उसने जब टिक्का बनाया तो वो डिफरेंट फ्लेवर बना, तो उसका नाम ही चरसी टिक्का रख दिया गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ये टिक्के का कोई ना, जैसे हम बड़े सारे नाम लेते हैं, जिंगर बर्गर है, कोई भी ABCD, तो उसके अंदर भी तो ये बोल सकते हैं कि वो बंदा जो था वो कुछ भी जिस भाई ने बनाया वो कोई मुसलमान थोड़ी है। वो अच्छा, आज देखेंगे हर जो ना होटल पे पिज्जा बना के दे रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट आपका पूरा जो ना, तो मैं उसे क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट आपका ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। अच्छा, वो आज तक वो चेक नहीं करते किसी होटल के ऊपर जाके पराठे कैसे बना रहे हैं, चाय कैसे बना रहे हैं, दूध कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीशान भाई, बात ये है कि ये ग्रैंड ऑपरेशन वाला जो है ना, एक आजकल नहीं वो दाढ़ी वाला घूमता है वो। अच्छा, उसके बाद देखिए कल मैंने एक वो देखी कि एक हिरोंची बहुत बड़ी केबल है, उसमें से काली 8-10 वो बड़े पाइप हैं, वो काट रहा है बैठा हुआ ना वहाँ पे। आपका नाता खान का जो पुल है ना, उसके नीचे से सारे सरिये निकाल के ले गए, आपको पता है? आपको बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको अपने इलाके का मेन रोड का, शारा फैसल के सुने, शारा फैसल थाने के सामने ग्रिल लगी हुई थी, जी शारा फैसल थाने के सामने, जी वहाँ एक 3 हिरोंची जो ना, वो ग्रिल को जो तोड़े थे। मैं नीचे उतरा हूँ डंडा लेके ना, मैंने मारा पकड़ के ना वहाँ पे। अच्छा, SHO को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे थाने के सामने ग्रिलें काट रहे हैं यार, तुम 2 मिनट को मसला होता है तुम पकड़ लेते हो आदमी को। तो कोई भी शख्स जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि आपका सिस्टम जो है, आपका सिस्टम चलता है SHO से, आपका सिस्टम चलता है टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, TMC, आपका सिस्टम चलता है आपका एजुकेशन के जो है एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं। लेकिन ये पूरे तमाम लोग जो है ना, आपके खोखरा पार में, आपके अस्पतालों के अंदर हेरोइन पी रहे बैठे हुए ना, जंगल बन गया है। लेकिन उसकी बाकायदा तनख्वाहें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। आपके स्कूल्स के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 98 के अंदर एक टेक्निकल एक बनाया था स्कूल, वो बड़ा VIP किस्म का स्कूल था। मैंने खुद इन्हीं के, बड़ी पुरानी बात हो गई अभी, कायम अली शाह की बेटी वहाँ MD थी एजुकेशन की ना, उस मीटिंग्स में जाके कहा कि जनाब, उन्होंने उनके डिपार्टमेंट से कहा जी आज में सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्कूल का फर्नीचर ले गए सर, मैं 3-4 स्कूल में शिफ्ट कर दें आप, जो शाम को स्कूल चलते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। आज भी कायदाबाद आप चले जाएं, वहाँ एक स्कूल है, पूरी बिल्डिंग है, अस्पताल, उसके बाकायदा तौर पे तनख्वाहें भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो मौजूद है स्ट्रक्चर। ये कौन करेगा मुझे बताएं? मसला ये है कि हम खुद ही लॉयल नहीं होंगे। देखिए, एक बात मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी देखें इंडिया के अंदर, हम जहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वहाँ से हमें सबक भी हासिल करना चाहिए। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों की एक तो हाजिरी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर हर गवर्नमेंट का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने 12 बजे तक सरकारी स्कूल है, 12 से लेकर 1 बजे तक वो साफ सफाई होती है और 1 बजे के बाद वो शाम में गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल की फीस भी ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजली फ्री की है,
आपको डेस्क से सब कुछ फ्री है, ठीक है। सिर्फ टीचर्स की तनख्वाह निकालने के लिए फर्ज करें अगर बाहर 1 रुपया तो वहां 8 आने या 50 पैसे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में, कराची में भी तो देखिए हाई कोर्ट के एक ऑर्डर थे कि प्राइवेट स्कूल के अंदर यानी कि बुक्स और यूनिफॉर्म बेचना मना है, ये ना ममनू हो गया था क्योंकि एक साहब ने पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर पूरे कराची को नोटिस दिया गया पूरे कराची के प्राइवेट स्कूलों को कि आप अपने स्कूलों में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं बेचेंगे। इस पे इम्प्लीमेंट क्या होगा? आप मुझे ये बात बताएं ना कि एक बड़ा स्कूल है, बड़े वसूख वाला स्कूल है, उसको ये कहा गया कि आपने जून जुलाई की फीस नहीं लेनी है, ठीक है। और उन्हीं के जो सीनियर है, देखिए हंसते हुए बात करें या रोते हुए बात करें, गुस्से में बात करें, बात तो तंज की है ना। तो उन्होंने ये हंसते हुए कहा हमें कौन रोक सकता है? और क्योंकि देखें, और उन्होंने लिया जून जुलाई की फीस प्राइवेट स्कूल में मैंने खुद भरी है, अपने बच्चे की खुद भरी है मैंने, जून जुलाई की फीस लिया उन्होंने, नहीं मतलब नहीं छोड़ा उन्होंने, बोले भाई ये तुम चाहिए। लेकिन जबकि ऑर्डर, ये काम है डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का, ये उनका काम है ये कि जाके विजिट करें, कंप्लेनर जो आता है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं और उनको पकड़ें, उसको स्कूल वालों को उनको सील करें, उन पर पनिशमेंट डालें, उन पर जुर्माने आयद करें। लेकिन है ही नहीं ना, प्राइवेट स्कूल इस टाइम कोरंगी के अंदर समझ लें उनकी चांदनी हुई है, और क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल है उनका बुरा हाल हुआ है। तो मेरी जितने भी जो एजुकेशन के अफसरान है बड़े, उनसे गुजारिश के खुदारा कि कोरंगी के स्कूलों पे थोड़ा रहम करो, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है एजुकेशन से, उनके ऊपर रहम करो। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करें, तो आइए सुनते हैं, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत ज़ीशान है सर।